अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ज़ुलेम की एक और वीडियो में खुशामदीद। पीटीबी की बुक क्लास 8 जियोग्राफ़ी हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। इस वीडियो में हमने पाकिस्तान की कुछ जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में हमने बात करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये मैप दिखाऊं तो इस मैप के ऊपर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के। ये कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। कॉटन इंडस्ट्री, शुगर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कॉटेज इंडस्ट्री का नाम वगैरह सिर्फ नाम ही हमने देखे थे कि कौन कौन से पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। अब ये जो मैप है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के नक्शे पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है वो कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं। तो आप ज़रा गौर करें कि बलूचिस्तान में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ हैं हमें नज़र आ रही हैं, 3-4 इंडस्ट्रीज़ नज़र आ रही हैं। इसी तरह केपीके में भी हमें 3-4 इंडस्ट्रीज़ नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हमें नज़र आ रही हैं वो पंजाब में हैं और पंजाब के बाद सिंध में हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यानी कि इस चीज़ से हम इस बात को भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो पंजाब और सिंध से प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान और केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में एज सच कोई इतनी ख़ास इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी नहीं हुई। इस वजह से बलूचिस्तान, इवन दो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान एरिया के लिहाज से, लेकिन उसमें पॉपुलेशन जो है वो सबसे थोड़ी रहती है। इसी वजह से रहती है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और अगर यहाँ पे बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी जाए तो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पंजाब और सिंध को मिला के डबल हो सकती है। इतना बड़ा बलूचिस्तान है, ठीक है। और लोग जो है वो भी खुले खुले एरियाज़ में रह सकते हैं, ये नहीं कि 2-2 3-3 मरले के घरों में रह रहे हो, क्योंकि एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो बहरहाल ये एक मैप है छोटा सारा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। देर आर मोर दैन 500 टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री। 500 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें लगी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कॉटन ग्रोज इन पाकिस्तान। दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉटन जो है वो जिन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होती है उनमें से पाकिस्तान भी शामिल है, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे बेस्ट कॉटन प्रोड्यूस होती है, ग्रो होती है। द एरियाज़ ऑफ पंजाब एंड सिंध प्रोविंस, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अब चूँकि कॉटन जो है वो पंजाब और सिंध में ज़्यादा उगती है, ज़्यादा ग्रो होती है, इस वजह से आपको कॉटन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ कॉटन टेक्सटाइल। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कॉटन की होती है, कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की। हाफ ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन इट। पाकिस्तान के तकरीबन आधी जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। एंड अबाउट 40% ऑफ ऑल द एक्सपोर्ट्स आर कॉटन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्लॉथिंग, टेंट्स, कैनवस, क्लॉथ, रॉ कॉटन एंड yarn। पाकिस्तान जितनी भी चीज़ें दुनिया को एक्सपोर्ट करता है उनमें 40% जो हिस्सा है, 40% चीज़ें जो हैं, यानी कि अगर 100 चीज़ें किसी कंट्री ने ख़रीदी हैं तो उन 100 में से 40 चीज़ें जो हैं वो कॉटन की बनी होती हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की? क्लोथिंग, टेंट, कैनवस। कैनवस वो जिसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, उसको कैनवस पे क्लॉथ कहते हैं। इसके अलावा क्लॉथ कपड़ा, रॉ कॉटन और यार्न यानी धागा। कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन पंजाब एंड सिंध, ये बात हमने डिस्कस कर ली। इवन द रिचेस्ट सॉइल हैव टू बी फर्टिलाइज टू गेट डिसेंट कॉटन क्रॉप्स। कॉटन जो है वो जहाँ पे उगती बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन कॉटन के ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। न्यूट्रिएंट रिच ज़मीन भी अगर हो तो उसके ऊपर भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है कॉटन को उगाने के लिए। द ripe cotton ball, the seed head, is a mass of thread 2 to 5 centimeter long, each fastened to a seed।
अच्छा, अब जब कॉटन उगती है तो कॉटन का वो जो फूल होता है वो 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, उसका वो जो बोल होता है, जो कॉटन जिसके अंदर से रुई निकलती है, वो तकरीबन 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ये बात एमसीक्यू के लिए आप जहन में रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये कॉटन प्रोसेस सारे का सारा चलता कैसे है, तो इसमें हमारे पास कुछ मल्टीपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब कॉटन को ग्रो किया जाता है, उगा लिया जाता है, तो उसके बाद कॉटन के जो बॉल होते हैं, यानी कि वो चीज़ जिसमें कॉटन उगी होती है, वो उसको उतार लिया जाता है, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि उसको उतार लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले द सीड्स आर रिमूव फ्रॉम थ्रेड्स इन अ मशीन कॉल्ड जिन। जिन मशीन होती है, ये जिन भूत वाला जिन नहीं है, ये गिन मशीन होती है। इसके अंदर जो है वो उन बॉल्स को डाला जाता है, और उस बॉल्स में अगर आपने रॉ कॉटन कभी देखी हो तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो है ना वो रुई के अंदर बीज भी होते हैं। ठीक है, तो गिन मशीन में जब हम डालते हैं तो गिन मशीन जो होती है वो क्या करती है कि कॉटन के जो धागे होते हैं, रेशे होते हैं, उसको अलहदा कर देती है, और वो जो कॉटन के बीज होते हैं उनको अलहदा कर दिया जाता है। अब वो जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, दीज सीड्स आर देन क्रश टू गेट देयर ऑयल। कॉटन ऑयल बहुत यूज़ होता है, उसकी बड़ी अच्छी चीज़ें बनती हैं, डिफरेंट चीज़ें वगैरह बनती हैं। तो जो कॉटन के जो थ्रेड्स होते हैं उनको अलहदा कर लिया जाता है, और जो सीड होते हैं उनको क्रश करके उसका ऑयल ले लिया जाता है। अच्छा, फिर ऑयल लेने के बाद वो जो सीड्स का कचरा होता है वो भी फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि वो जानवरों की खुराक में ऐड कर दिया जाता है, जानवरों की खुराक में डाल दिया जाता है, और जानवर जो हैं वो उसको खा लेते हैं। तो यानी कि कॉटन में कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। जो थ्रेड्स हैं वो आगे प्रोसेस होके तो वो कपड़ा और धागा बनाएंगे। जो सीड्स हैं उनका हम ऑयल निकाल लेंगे, तेल निकाल लेंगे, और जो तेल निकालने के बाद जो सीड्स का कचरा है वो कचरा जानवर खा लेंगे। ठीक है, द टेंगल्ड कॉटन थ्रेड्स देन गो टू अ कार्डिंग मशीन वेयर स्पिनिंग कॉम्स स्ट्रेटन आउट द थ्रेड्स। अच्छा, वो जो थ्रेड्स थे कॉटन की, वो जो रुई थी, उस रुई को फिर अगली दूसरी मशीन में डाला जाता है। दूसरी मशीन का नाम है कार्डिंग मशीन। कार्डिंग मशीन क्या करती है, कंघी करती है। ठीक है, कंघी इस तरह करती है कि वो सारे वो ऐसे रुई के गोले गोले होते हैं, उनको जो है वो सीधा किया जाता है। सीधा करके उनको जो है वो फ्लैट किया जाता है, कंघी की जाती है। उनके सारे जो गंदे रेशे वगैरह होते हैं वो उसमें से जो आपस में जुड़े होते हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं, और जो है वो सीधे हो जाते हैं। द कंबाइंड कॉटन थ्रेड्स आर देन पुट इनटू अ ड्राइंग मशीन विच टर्न्स देम इनटू सॉफ्ट लेंथ ऑफ अनट्विस्टेड कॉटन रादर लाइक कॉटन वूल एंड अबाउट द साइज ऑफ अ पेंसिल। अच्छा, अब सबसे पहले गिन मशीन आई। गिन मशीन में हमने थ्रेड्स को अलहदा किया। थ्रेड्स अलहदा होने के बाद ड्राइंग मशीन में आते हैं, जहाँ पे वो उनको जो है वो सॉरी कार्डिंग मशीन में आते हैं, जहाँ पे उनको कंघी करके स्पिनिंग कॉम्स लगे होते हैं, और वो उसको सीधा कर देते हैं और फ्लैट कर देता है। फ्लैट करने के बाद ड्राइंग मशीन में आते हैं। ड्राइंग मशीन में जो है वो उनके अलग अलग रेशे हो जाते हैं। जितनी आपकी जो लेड पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल जिसको आप कहते हैं, उतने उतने साइज़ के बारीक बारीक लंबे लंबे जो है वो धागे धागे नुमा शेप उनकी बना दी जाती है, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। तो ये ड्राइंग मशीन का काम होता है। उसके बाद क्या होता है, ड्राइंग मशीन के बाद अगली मशीन होती है स्पिनिंग मशीन। अब स्पिनिंग मशीन में क्या होता है, दीज आर पुट थ्रू अ स्पिनिंग मशीन विच ट्विस्ट द फाइबर्स टुगेदर टू मेक अ yarn और थ्रेड। अच्छा, अब वो जो पेंसिल नुमा लंबे लंबे रेशे होते हैं उनको स्पिनिंग मशीन उनको पकड़ती है और उनको घुमाने लग जाती है। घुमा घुमा के उसके जो है वो वाट डलते जाते हैं उसके ऊपर, और इस तरह बारीक वो जो पेंसिल जितनी उसकी जो होती है फूला हुआ होता है, वो एक बिल्कुल बारीक सारा धागा बन जाता है। ठीक है, धागे की शेप में आ जाता है। तो स्पिनिंग मशीन जो है वो उसको धागा बना देती है। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यार्न यानी कि थ्रेड यानी कि धागा बन गया है। अब धागे को सीधा ले जाया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए, तो वो बिल्कुल ठीक है। यार्न बना ली जाए उसकी, यानी कि नलकियाँ बना ली जाएँ, तो वो भी ठीक है। अगर उस धागे को फर्दर आगे उसका कपड़ा बनाना है तो वो भी बना लिया जाता है। ठीक है, तो
The yarn can then be made into the rolls of cloth, towel, sheet, canvas on a weaving machine or can be exported to other countries. अब वो जो धागा बन गया उस धागे को एज इट इज़, जिस तरह मैंने बोला कि आप यूज़ कर लें, या उस यार्न के आप जो है वो फर्दर अगली मशीनों में लगा के, टेक्सटाइल मशीन्स जो होती हैं उनमें लगा के तो आप उसका कपड़ा बना लें। उसके बाद उस कपड़े को डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के आर्ट वर्क किए जाते हैं, फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह हो गया या चेक हो गया, इस तरह जो भी मल्टीपल आप मतलब कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन वगैरह देखते हैं वो फिर बाकी बाद में होता है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धागा इस तरह बनता है। सबसे पहले गिन मशीन बीजों को अलहदा कर दिया, धागे थ्रेड्स को अलहदा कर दिया है। थ्रेड्स जो है वो उनको लटा के स्ट्रेट किया जाता है। स्ट्रेट करने के बाद कार्डिंग मशीन में स्ट्रेट किया जाता है, फिर ड्राइंग मशीन में उनको अलहदा किया जाता है। अलहदा करके स्पिनिंग मशीन में उनको घुमाया जाता है तो वो धागा बन जाता है। उस धागे को फिर लूम मशीन्स में डाल के तो उसका जो है वो कपड़ा बना लिया जाता है। फिर डाई मशीन में डाल के उनको रंग कर लिया जाता है। तो इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की चलती है। अब ये आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, कॉटन बॉल है, यहाँ पे आपको बीच में नुक्ते नज़र आ रहे हैं, मतलब वो बीज हैं। उधर से सादी रुई निकली, रुई निकल के सीधी हुई कॉटन फाइबर बने, फाइबर से फिर आगे कॉटन जान यानी कि धागा बन गया। कॉटन इज़ प्रोसेस्ड ऑल ओवर पाकिस्तान बट द मेन सेंटर्स आर कराची, बाय फार द लार्जेस्ट। कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। उसके बाद हैदराबाद और फैसलाबाद जो हैं वो भी हैं। मैनी अदर स्मॉल टाउन्स प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ एंड क्लोथिंग फॉर द एरिया अराउंड दैम। इसके अलावा लोग घरों में भी कॉटेज इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी लोग काम करते हैं, लेकिन और भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पर भी कॉटन के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। दैट इज़ वाई अ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री, कॉटन जॉन, क्लॉथ, गारमेंट, बेड लिनन, knitwear, towels, etc. This industry has a great export potential and contributes towards 60% exports of Pakistan. Lahore, Karachi and Faisalabad are the major centers. अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हमने बात की जिसमें 40% धागे की बनी चीज़ें की जाती है। अगर ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल 60% जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो कॉटेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जो हमने कॉटन इंडस्ट्री की बात किया ना, कॉटन यानी कि ये जो धागे शागे की, ये 40% है, लेकिन ओवरऑल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट करती है। लाहौर, कराची एंड फैसलाबाद आर द मेजर सेंटर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, उसके बाद जिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। गिनिंग इज़ टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल, स्पिनिंग इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम रॉ कॉटन एंड वीविंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ फ्रॉम yarn। धागे से कपड़े को बनाना वीविंग कहते हैं। वीविंग जो है वो वीविंग मशीन्स में होती है, लूम मशीन्स में होती है। अच्छा, ये तो हो गई सारी हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इसके अंदर कॉटन से धागा बनाने का प्रोसेस भी हमने देख लिया। नंबर 2 जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है, गौर से सुनिए, बहुत मज़ेदार बात है। कॉटेज इंडस्ट्री इज़ वेरी पॉपुलर इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। दे नॉट ओनली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल बट ऑल्सो यूज चीप लोकल रॉ मटीरियल एंड ट्रेडिशनल स्किल्स टू मेक अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि कॉटेज इंडस्ट्री, हमने बाकी इंडस्ट्रियों की जो हम बात करेंगे या देखेंगे या आपको अगर पता भी होगा तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें कॉटन लग रही है, कॉटन को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, बनाना, कॉटन की क्रॉप्स को उगाना बड़ा मेहनत वाला काम है। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, लोग अपने घरों में छोटे छोटे कारखाने लगाते हैं। उन कारखानों में, उन फैक्ट्रीज़ में घर के अपने ही लोग काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक घर है, उस घर के अंदर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उसके 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं और वो फैमिली है, ठीक है। तो वो 5 लोग जो है ना, उन्होंने अपने घर में एक कमरे के अंदर उन्होंने कोई ना कोई कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई कामकार होगा। कोई फुटबॉल किसी घर में फुटबॉल बन रहे होंगे, किसी घर में क्रिकेट बैट बन रहे होंगे, किसी घर में गेंद बॉल्स बन रही होंगी, गेंदें बन रही होंगी,
ठीक है, क्रिकेट बॉल्स हो गई। किसी घर में जो है वो कारपेट बन रहे होंगे, किसी घर में एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा होगा, किसी घर में ज्वेलरी बन रही होगी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नेकलेस, चूड़ियाँ वगैरह बना रहे होंगे, और वही नाम है। अब एग्जांपल दे देता हूँ। अब बाप है, बाप क्या करेगा, कोई एक काम करेगा, माँ दूसरा काम करेगी, बच्चियाँ तीसरा काम करेगी, बच्चे चौथा काम करेंगे, और इस तरह आपस में उन्होंने काम अपने डिवाइड किए होते हैं, और वो अपनी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सस्ते तरीन रॉ मटेरियल को की मदद से वो चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसको जाके मार्केट में बेचते हैं, और प्रॉफिट कमा के तो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। दिस ग्रुप मोस्टली यूजेस हैंड टूल एंड स्मॉल मशीन। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास कोई हाई फाई मशीनें नहीं होती। जिस तरह मैंने बोला ना कि एक छोटे से घर के अंदर, एक कमरे के अंदर बैठे काम कर रहे होंगे, या तो वो हाथ से काम कर रहे होते हैं, या फिर उनके पास कोई छोटी छोटी मशीनें होती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज मशीनें नहीं होती हैं, सादी सिंपल आम मशीनें होती हैं, या घर हाथों से ही काम करने वाले औजार होते हैं। These industries meet the local demand, responsible rural to urban migration, and contribute a significant ratio to the national earning. These industries play a great role to eliminate poverty in the country. Cottage industry किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है लोकल मार्केट के लिए। अब आपके लिए शायद समझना ये कॉन्सेप्ट इस एज में मुश्किल हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, कि आपने ये लकड़ी वालों को काम करते देखा है, राइट, जो बेड वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह बना रहे होते हैं। अब ये क्या है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, ये कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट है। चंद एक दो तीन लोग, चार लोग, पांच लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। वालिद साहब जो हैं वो कारपेंटर हैं, और बच्चे को उन्होंने अपने साथ हेल्पर के तौर पे लगाया होता है, और आम सारी चीज़ होती है। एक मोटर होती है, मोटर के ऊपर ब्लेड लगा होता है, तो ये जनाब ये आरा हो गया। अब ये कोई हाई फाई कॉम्प्लेक्स मशीन तो नहीं है, बल्कि एक सिंपल सारा काम है। एक छोटी सारी मोटर है, उसके ऊपर जो है वो आपने ब्लेड लगा दिया उसने, और वो आरा बन गया, उसके ऊपर लकड़ी चीरी जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल स्मॉल मशीन हो गई, और उस लकड़ी को चीर के फिर बाकी हाथ से जो है वो कील और थोड़ी थोड़ी की मदद से कील ठोके जा रहे हैं, और इस तरह बेड बनाया, फर्नीचर बनाया। फिर उसके ऊपर बाद उसको हाथों की मदद से ही तराश के ऊपर खूबसूरत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री में होता है। और फिर वो चूँकि वो चीज़ सस्ती तरीन चीज़ों से बन रही है, लकड़ी जो है वो जंगल में, वो जो जंगल में जाते हैं वहाँ से लकड़ी चीरते हैं, काटते हैं, लेके आ जाते हैं, और ला के तो उसकी फटियाँ वगैरह बना के तो चेयर बना ली, बेड बना लिया, सोफ़ा वगैरह बना लिया, और उस चीज़ को मार्केट में बेच दिया, लोकल मार्केट में बेच दिया, और ख़रीदने वाले को भी सस्ता मिल गया, बेचने वाले को भी अपना मेहनत के पैसे भी मिल गए, और ना कोई शोर ना कोई शराबा, दोनों जो है वो खुशहाल रह गए। लोकल मार्केट चलती ही कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर है। ये देखें, आप कॉटेज इंडस्ट्री की कुछ तस्वीरें लगी हैं। ये देखें, हाथ से मटका बना रहे हैं। इधर देखें, इधर भी भाईजान कुछ ये नलकियों से कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, फुटबॉल बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखें, कपड़े सिलाई किए जा रहे हैं, ठीक है। तो लेदर इंडस्ट्रीज़ में, लेदर प्रोडक्ट्स में देखें तो गारमेंट्स बनती हैं, जैकेट्स बनती हैं, फुटवेयर बनते हैं, बैग बनते हैं, फुटबॉल बनते हैं। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो फुटबॉल एक्सपोर्ट करने में चैम्पियन है। पाकिस्तान के फुटबॉल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये कुछ लेदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि कॉटेज इंडस्ट्री में बनती हैं। द सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर हैंडीक्राफ्ट। कॉटेज इंडस्ट्री में सबसे जो मेन चीज़ें बनती हैं वो कारपेट है, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, एम्ब्रॉयडरी है यानी कि वो जो कढ़ाई वाले डिज़ाइन वगैरह होते हैं, ख़वातीन के, लड़कियों के जो कपड़े वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो डिज़ाइनिंग हुई होती है वो है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूड इलेक्ट्रिक फैंस। अच्छा, अब अगर हम कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ये तो हाथों से बनाने वाली बात होगी ना। कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ और भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैंस, बिजली के पंखे, कटलरी जैसे चम्मच, कांटे, प्लेटें, बर्तन वगैरह। स्पोर्ट्स गुड, फुटबॉल का मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्रिकेट बैट हो गया, बॉल हो गई, वगैरह वगैरह। लेदर गुड, चमड़े की बनी हुई चीज़ें, सैनिटरी वेयर, सेरेमिक्स यानी कि बर्तन वगैरह, शीशे के बर्तन हो गए, या इसके अलावा और नॉर्मल बेसिकली चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। अच्छा, अगर हम
बात करें ये मैप देखें, पाई चार्ट आप देखें तो आप पाई चार्ट में आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको ये समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 2020-21 का ये चार्ट है कि ये किस पे चल रही है। 37.4% जो हमारी इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हंटिंग और फिशिंग पे डिपेंड करती है। हमारी 14.9% ऑलमोस्ट 15% इकॉनमी हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रही है, 9.5% कंस्ट्रक्शन, 14.4% होलसेल और रिटेल वगैरह का काम चल रहा है, 6.2% जो है वो ट्रांसपोर्ट पे चल रहा है, जो ट्रक वगैरह आपको नज़र आते हैं सड़कों पे, और 16% जो है वो सोशल, कम्युनिटी और पर्सनल सर्विसेज जैसे टीचिंग हो गई, बिजनेस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों के ऊपर चल रहा है, सर्विसेज पे चल रही है इकॉनमी 16%। इसके अंदर आईटी टेक्नोलॉजी वगैरह भी शामिल हो जाती है, और 1.5% दीगर जो हमारे दीगर छोटे मोटे और कोई लोग और कोई इसी तरह का काम करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1.5% बनते हैं। तो ये जो है वो एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये लोगों के, ये हमारी इकॉनमी का हाल किताब हिसाब किताब है कि पाकिस्तान के इतने परसेंट लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में अगर आपको ये पूछा जाता है कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ एसोसिएटेड विद रिटेल ट्रेड, तो आप इसका आंसर 14.4% लगा देंगे। गॉट इट, समझ आ गई बात की। तो ये हमारे पास दो इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने डिस्कस किया और कॉटेज इंडस्ट्री को हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।